अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते मेरे प्यारे भाई। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरे प्यारे भाई, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो एक बहुत हॉट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा आप लोगों की मुझे इस इंफॉर्मेशन के बारे में मेल्स आ रही हैं कि हमें बताएं पुर्तगाल के बारे में कि आपने वहाँ क्या क्या देखा और किस तरीके से वहाँ की इमिग्रेशन मिल सकती है, किस तरीके से हम इजीली टीआरसी कार्ड ले सकते हैं। तो मैंने सोचा चलें आज मैं आप लोगों के जो सवालात हैं जो मुझे मेल आई हुई है उसके ऊपर वीडियो बनाऊं और आपको जवाब दूं। जैसे हमारे रिजवान भाई हैं, ठीक है, वो मुझसे ये पूछते हैं कि अगर 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 पुर्तगाल टीआरसी कार्ड मिल जाए तो हम अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि ये इस वक्त गोल्डन चांस है पूरे एशियन कंट्री के लिए। जो आदमी अपने आप को चेंज करना चाहता है, अपनी नेशनलिटी चेंज करना चाहता है, सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम कि आपको आराम से यूरोपियन नेशनलिटी मिल सकती है बगैर किसी जद्दोजहद के, बगैर किसी प्रॉब्लम में आए हुए। वो कैसे? वो इस तरीके से कि अगर आप किसी भी कंट्री से शेंगन वीज़ा अप्लाई करके अगर पुर्तगाल पहुंच जाते हैं, किसी भी शेंजन क्यों कहा इसकी भी मैं वजाहत दूंगा। अगर किसी भी कंट्री से शेंजन वीज़ा अप्लाई करके आप पुर्तगाल पहुंच जाते हैं, ठीक है, वहां पे अपनी लीगल या इनलीगल एंट्री जिस तरीके से भी आप आए हैं अपने आप को शो कराते हैं, तो 12 से 14 महीने के अंदर आपको इस वक्त टीआरसी कार्ड मिल रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद तो आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है। तो अब मेरे भाई ने मुझसे सवाल किया है, सवाल की तरफ आता हूँ ना, मैं इधर उधर हो जाऊंगा। वो पूछते हैं, दोबारा मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ उनका। अगर पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड मिल जाए तो क्या मैं अपनी फैमिली को बुला सकता हूं? मेरे भाई, बहुत अच्छी चीज है ये। सबसे अच्छी चीज पुर्तगाल की यही है कि अगर आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है, ठीक है, पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड आपको मिल जाता है इंशाल्लाह 12-14 महीने के अंदर अंदर जब आपको मिल जाएगा तो आप अपनी फैमिली को आराम से बुला सकते हैं। उसकी वीजा फीस भी कोई नहीं है, कोई वीजा फीस आपको नहीं देनी आपकी फैमिली को, और आपकी फैमिली आराम से पुर्तगाल आ सकती है, ठीक है। लेकिन उसकी शर्त यह है कि फॉर एग्जाम्पल देखें, ये शर्त लोग नहीं बताते हैं कि उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। अगर आप बाकायदगी से टैक्स दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो टैक्स की बिना पे ही आपको टीआरसी कार्ड मिल रहा है। अगर आप बाकायदा टैक्स दे रहे हैं वहां पे तो आपको कोशिश करें कि टैक्स थोड़ा सा ज्यादा दें। वो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल नहीं है कि हम लोग टैक्स बचाएंगे। अगर आप वहां पे टैक्स कम देंगे ना तो उसका नुकसान आपको ये होगा कि आप अपनी फैमिली को नहीं बुला सकेंगे, क्योंकि वहां की हुकूमत ये बात करेगी कि आपने जो टैक्स आप गवर्नमेंट को इस वक्त दे रहे हो उसमें आपकी इतनी तनख्वाह नहीं है कि आपका गुजारा चल सके। तो जब आपका गुजारा मुश्किल होगा तो आप अपनी फैमिली को कैसे बुला के अपने ऊपर इंडिपेंडेंट करवाओगे, अपने ऊपर डिपेंडेंट करवाओगे वहां पे, तो वो फिर आपकी फैमिली नहीं आ सकती। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि अगर पुर्तगाल जा रहे हैं तो पैसे सोच के मत जाएं कि आपको पैसे कमाने हैं, ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। आप ये सोच लें कि आपके पास 12 से 15 महीने का टारगेट है, इस टारगेट के अंदर अंदर आपको टीआरसी लेनी है, अपना खर्चा चलाना है। ये भी छोड़ दें कि पैसे पीछे पैसे भेजने हैं, आप बहुत मुश्किल है पैसे भेजना। आप सिर्फ ये सोच लें, बस दिमाग में ये फोकस रखें कि आपको किसी तरीके से भी वहां पे अपना खर्चा पूरा करना है, ठीक है, क्योंकि वहां नौकरियों का बहुत मसला है। वहां पे आपको अपना खर्चा पूरा करके टीआरसी लेना है, ठीक है। तो और ये भी कोशिश करें कि आप टैक्स ज्यादा से ज्यादा दें। अगर आप टैक्स ज्यादा से ज्यादा देंगे मेरे भाई तो आपको अपनी फैमिली को बुलाने में आसानी होगी। अगर आप टैक्स कम देंगे तो वहां की हुकूमत ये सोचेगी कि ये टैक्स कम दे रहा है, इसकी आमदनी कम है। जब इसकी आमदनी कम है तो ये अपनी फैमिली को कैसे स्पॉन्सर कर सकता है? तो ऐसा ना हो इसकी फैमिली जो है वो गवर्नमेंट पे बोझ बन जाए, तो आपकी फैमिली को आने में मुश्किल होगी। शुरू से ही आदत डालें अपने आप को ज्यादा टैक्स देने की, ताकि आपकी फैमिली को आने में कोई मुश्किल परेशानी ना हो। ये तो हो गया आपका सवाल का जवाब मेरे भाई। दिस इज वेरी इजी और आप आराम से अपनी फैमिली बुला सकते हैं, बशर्ते कि आप टैक्स अच्छा दें, ठीक है, टैक्स ज्यादा दें। अपनी तनख्वाह से जो आपका बनता है अगर उससे आप ज्यादा भी देंगे ना तो भाई वो यूरोप है, आपको उसका बदला जरूर मिलेगा, ठीक है। तो मेरा आपको मशवरा यही है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स दें ताकि आपको उसके बेनिफिट्स भी मिले और फिर आपको फैमिली बुलाने में आसानी भी हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलें दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। मेरा एक और भाई असद, उसका ये सवाल है कि सलाम भाई, उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। भाई मैं यूके में रहता हूं, क्या मैं फाइल लॉक करवाने के लिए यूके आ सकता हूं? अच्छा, ये नीचे ये भी लिख रहे हैं कि ये 6 साल से हैं इंग्लैंड में। तो मैं इनका जवाब देता हूं। मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये जवाब दूंगा कि मैं अपना आपको जो आंखों देखा हाल है वो मैं बताऊंगा। मैं एजेंट डिग्री नहीं कर रहा, मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, शॉर्ट बात करूंगा। मेरे प्यारे भाई, यूके में आप अगर 12 साल भी लगा दोगे ना,
आप यूके में 13 साल भी लगा दोगे ना, चाहे लीगल हो चाहे इनलीगल हो, यूके में बहुत मुश्किल कर दी है नेशनलिटी। ठीक है, मेरा आपको मशवरा यही है कि आप यूके को छोड़ो, आप किसी तरीके से पुर्तगाल आ जाओ। पुर्तगाल आना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से आ सकते हो वहां से। ठीक है, जिस तरह लोग टर्की से डिंकियां लगा लगा के आराम से पुर्तगाल पहुंच रहे हैं, यूरोप की कंट्री पहुंच रहे हैं, तो वहां तो आपका गाड़ी का रास्ता है इंग्लैंड से। मैंने बहुत से इंग्लैंड में लोगों को देखा कि वो पुर्तगाल निकल जाते थे नेशनलिटी के लिए। तो मेरे प्यारे भाई, मैं आपको यही बोलूंगा कि आप बिल्कुल आओ, बिल्कुल आओ, यहां पर आओ, 2 साल में अपनी फाइल लॉक करवाओ, और मेरा मशवरा है आप यहीं रहना शुरू कर दो। उसकी वजह यह है कि भाई एक दफा आपको पासपोर्ट मिल गया, 6 साल में पासपोर्ट मिल रहा है। कोई यूरोप का ऐसा कंट्री नहीं है जो आपको इतनी इजीली 6 साल के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट दे देगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से आपको आना चाहिए। चले आप तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। वालेकुम भाई, मेरा नाम नवीद है और मैं जानना चाहता हूं कि फाइल लॉक करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। मेरे प्यारे भाई नवीद भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, आप अभी पुर्तगाल में हो नहीं, कोशिश करो पहले पुर्तगाल में आ जाओ। जब आप पुर्तगाल में आ जाओ, ठीक है, तो बड़ा आसान हल है। ना आपको किसी रेफरेंस की ज़रूरत है, ना आपको किसी रिश्तेदार के हाथ जोड़ने की ज़रूरत है। खबरदार किसी के हाथ मत जोड़ो। आप सीधा क्या करो, जब आप पुर्तगाल आते हो, आप मार्टी मोनेस उतरो। ठीक है, वहां पर बहुत सारी एशियन शॉप हैं, वहां पे सस्ते सस्ती आपको रिहाइश मिल जाएगी। आप इधर उधर किसी की खुशामद नहीं करो कि भाई हमारी हेल्प कर दो, हेल्प करो, कोई जरूरत नहीं है आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की। आप सीधा पुर्तगाल का वीजा लो। पहले वीजा लेके आप पुर्तगाल जब उतरते हो तो वहां पे मार्टी मोनेस जाओ, वो पूरा एशियन कम्युनिटी है। ठीक है, वहां पे बहुत सारी आपको रिहाइश गाह भी मिल जाएगी, बहुत सारी एशियन शॉप भी मिल जाएगी, वहां पे एशियन कम्युनिटी भी ज्यादा है। आप वहां पर मार्टी मोनेस उतर के एयरपोर्ट से टिकट लेके मार्टी मोनेस उतर के आप वहां पे किसी भी गेस्ट हाउस में ले सकते हो। वहां पे 2-4 दिन कयाम करके फिर अपनी मुस्तकिल एड्रेस ढूंढ सकते हो। वहां पे एशियन शॉप है, वहां पे आप उन लोगों से पूछ सकते हो कि भाई मुझे नौकरी चाहिए तो मुझे प्लीज बता दो, मुझे कहां से मिलेगी। वहीं से आपके सारे रेफरेंस लिंक्स बन सकते हैं। तो खबरदार किसी रिश्तेदार दोस्त यार के आगे हाथ मत फैलाओ, खुद अल्लाह ताला पे भरोसा करके आ जाओ, कोई मसला नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं मेरे प्यारे भाई चौथे सवाल की तरफ। पुर्तगाल की इमिग्रेशन कब तक ओपन है? तो मेरे प्यारे भाई, मैं आपको इसका जवाब बड़ा आसान सा दूं कि 2007 से पुर्तगाल की इमिग्रेशन ओपन हुई थी, और 2007 के बाद कुछ आपको याद होगा कि यूरोप में बम ब्लास्ट हुए थे, जिसकी वजह से, जैसे फ्रांस में भी हालात खराब हुए थे, जिसकी वजह से यूरोपियन हाई कमीशन जो है, यूरोपियन एजेंसी जो है, इन लोगों ने पुर्तगाल को रिस्ट्रिक्ट किया था कि भाई अब इमिग्रेशन का सिस्टम स्टॉप किया जाए, क्योंकि तुम जो पूरी दुनिया से लोगों को बुला के अपने पास इमिग्रेशन दे रहे हो, वो यहाँ पे आगे हालात खराब कर रहे हैं। तो उसके बाद से पुर्तगाल ने बंद कर दिया था। अब वो सिलसिला दोबारा इन्होंने स्टार्ट किया है 2019 के सितंबर से। ठीक है ना, सितंबर अक्टूबर से इन्होंने स्टार्ट किया है। तो अभी मेरे ख्याल से इमिग्रेशन ओपन है, और मुझे ऐसा लगता है, अगर मुझसे पूछें तो 2023 से पहले पहले अगर आप जा सकते हैं तो चले जाएं। इंशाल्लाह ताला आपको 100% इमिग्रेशन मिलेगी बगैर किसी जद्दोजहद के। चलते हैं सर अब अगला सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 5। क्या पुर्तगाल वीजा दे रहा है? हाँ मेरे प्यारे भाई, पुर्तगाल वीजा बहुत मुश्किल से देता है एशियन कंट्री को, क्योंकि उसने, आपको पता है, इमिग्रेशन खोली हुई है। तो उसको पता है कि अगर मैंने वीजे खोल दिए तो ये सारे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे एशियन कंट्री के लोग निकल के ना इजीली हमारे कंट्री आएंगे और वहाँ इमिग्रेशन लोग लेके बैठ जाएंगे। तो इसका सिंपल तरीका यही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि किसी भी यूरोपियन कंट्री का वीजा ले लें और वीजा लेके आप पुर्तगाल आ जाएं। ठीक है, शेंगन वीजा मिलेगा, वो आप पुर्तगाल उसमें आ सकते हैं। अच्छा भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है वो मिस्टर साकिब मुझसे पूछ रहे हैं, सर ये गोल्डन वीजे के बारे में बताइएगा और बताएं, और इसमें कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जो NHR जो इनका एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, उसमें कम से कम ये पूछ रहे हैं कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो भाई मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें जो प्रिफेयर किया जाता है, जो गोल्डन वीज़ा है, वो उनको जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं। ठीक है, पैसे वाले कम से कम भी 2 लाख यूरो आपको इन्वेस्ट करने होते हैं, तब जाके आपको कंसीडर किया जाएगा गोल्डन वीज़े के लिए। अब इतना पैसा अगर है तो भाई फिर आप तो, जाहिर है, ये तो मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ खास तौर पे जो कि गोल्डन वीज़े के एलिजिबल नहीं है, तो वो विजिट वीज़ा लेके इधर उधर से पुर्तगाल पहुंचते हैं और इजीली अपनी फाइल अप्लाई करते हैं।
अगर आप लोग गोल्डन वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो वेरी गुड है, लेकिन अगर आपके पास गोल्डन वीज़े वाले पैसे हैं तो आपके पास ऑप्शन भी बहुत है, जैसे कि आप कनाडा जा सकते हैं, आप वहाँ पर भी अपना इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पैसे वालों के लिए कभी भी कोई मसला नहीं रहा। चलते हैं मेरे प्यारे भाई आगे सवाल अगला क्वेश्चन मेरा है, आतिफ भाई मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि भाई कि जब मैं पुर्तगाल आऊं तो पुर्तगाल के कौन से सिटी में आऊं। तो आतिफ भाई मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब भी आप पुर्तगाल आएं तो आप लिस्बन, इसका सिटी है कैपिटल, आप वहां पर आएं, क्योंकि फिर वहां पे आपको बहुत सारे एशियन लोगों से कनेक्ट होने का चांस मिल सकता है और आपको जॉब के मौके भी बहुत सारे मिल सकते हैं। आपका रिहाइश का भी कोई मसला नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपके लिए मेरा जवाब है कि आप लिस्बन आए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भाई मेरा D7 वीज़ा लग सकता है क्योंकि मेरी जो सैलरी है वो ऑनलाइन आती है, वो तकरीबन 2000 यूरो के आसपास है। मेरे प्यारे भाई बिल्कुल आपका वीज़ा लग सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एम्बेसी को प्रूव करना पड़ेगा D7 वीज़े के लिए कि इतनी इतनी इनकम आपकी या तो इंटरनेट के थ्रू आ रही है, आपको उसके सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे और उनको मुतमईन करना पड़ेगा कि देखें मैं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये D7 वीज़ा या तो पेंशनर वीज़ा इजीली उन लोगों को प्रेफर किया जाता है, उनको आराम से मिल जाता है, या जैसे आप लोग किसी अमेजोन से कमा रहे हैं, ठीक है, तो अमेजोन के बकायदा आप लोगों को अकाउंट उनको दिखाना पड़ेगा कि किस किस जरिए से आपके पास पेमेंट आ रही है, तो आपके वीज़ा लगने में आसानी होगी। इंशाल्लाह ज़रूर लगेगा आपका वीज़ा। ठीक है भाई, थैंक यू। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं मेरे प्यारे दोस्तों, कि मेरे बहुत सारे इर्द गिर्द के जो दोस्त हैं, जब वो मेरी वीडियो देखते हैं तो वो मुझसे ये सवाल करते हैं कि भाई मुझे अपना मुल्क पाकिस्तान बहुत पसंद है, मैं कहीं इधर उधर किसी कंट्री नहीं जाना चाहता। ठीक है, मैं जहां हूं बहुत खुश हूं, मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता, आई लव माई कंट्री वेरी मच। तो मेरे प्यारे भाई मेरा आप लोगों को एक जवाब है उसके लिए कि देखो, अगर तुम बाहर जाते हो ना, ठीक है, अगर तुम माइग्रेट करते हो, अगर तुम यूरोप कंट्री जाते हो, तो इसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा हरगिज नहीं है, फायदा तुम्हारे सबसे ज्यादा तुम्हारे कंट्री का है, क्योंकि तुम पाकिस्तान में रह के यहाँ पे तो कोई कंट्री को कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, ना तुम यहाँ टैक्स देते हो, रोड गंदा पड़ा होता है, ना तो तुम वहां झाड़ू लगाते हो, तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में रहते हुए जीरो है। ठीक है, जीरो, बस तुम यहाँ पाकिस्तान के फेवर लिए जा रहे हो। ठीक है ना, अगर तुम बाहर चले जाते हो, अगर यूरोप तुम चले जाते हो, तो पाकिस्तान का उसमें फायदा या इंडिया का फायदा या बांग्लादेश का फायदा उसमें इस तरीके से है कि जब आप किसी यूरोपियन कंट्री में जाते हो और वहां से आप पैसे भेजते हो अपने कंट्री में, तो रेमिटेंस आता है। जब वो रेमिटेंस आता है तो ऑलरेडी आपका जो कंट्री है ना, उसकी इकोनॉमी ऊपर जाने लगती है। ठीक है, तो भाई इस तरीके से सिर्फ आप ही तरक्की नहीं कर रहे हैं, आपकी वजह से फिर आपका कंट्री भी तरक्की करता है रेमिटेंस आने की वजह से। तो हरगिज अपने दिमाग से निकाल देंगे ये बात कि अगर आप पाकिस्तान को छोड़ के जाते हैं तो इसमें सिर्फ आपका फायदा नहीं है, ठीक है, आपके कंट्री का भी फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि आप उसमें रेमिटेंस भेजेंगे। ठीक है, और एक चीज और कि अगर आप बहुत वेल सेटल नहीं हो, ठीक है, मैं ये सोचता हूं अगर आप बहुत वेल सेटल नहीं हो, बच्चे आपके छोटे हैं, आप अपने बच्चों को इतना कुछ प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, कोई पैसा नहीं दे सकते, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि अपने बच्चों को यूरोप जाओ, वहां थोड़ी सी मेहनत करो, कुर्बानी दो, अपने बच्चों को कम से कम यूरोपियन पासपोर्ट दे जाओ, ताकि उनको एक असासा, प्रॉपर्टी नहीं दे सकते तो कम से कम एक पासपोर्ट उनको दे जाओ, ताकि आगे चल के उनकी जिंदगी बेहतर हो सके, जिंदगी भी बेहतर हो सके और आपका कंट्री भी ऊपर जा सके। ठीक है मेरे भाई, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इंशाल्लाह मैं और भी आप लोगों के सवालात लूंगा। ठीक है, तो आप कोई भी आपको अगर सवाल हो तो आप प्लीज मुझे ईमेल करें, ईमेल तो मैंने अपना दिया हुआ है, ईमेल पे मैं आपको अपना फोन नंबर भी दे सकता हूं, देता भी हूं। तो कोई चीज भी आपको पूछनी हो, डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी, आप मुझसे पूछें, मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।